राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज पढ़ रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल को। इसके पहले प्रगतिवादी कवि नागार्जुन के विषय में प्रगतिवाद और प्रगतिवाद की स्थापना कैसे शुरू कैसे हुआ की भूमिका को, और पहले कवि नागार्जुन को पढ़ा। अब पढ़ते हैं दूसरे कवि जो कि प्रगतिवाद के मुख्य कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल को। तो केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन और नागार्जुन तीनों को कहा गया है ढाक के तीन पात। प्रगतिवाद को कहा गया है प्रगतिवाद के तीन कवि जैसे ढाक के तीन पात, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और अब देखने के साथ साथ अपने हैंड राइटिंग में अपनी समझ से नोट्स भी बनाते रहें। तो आज पढ़ते हैं हम केदारनाथ अग्रवाल को। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में हुआ। केदार जी प्रगतिवादी काव्यधारा के विशिष्ट कवि हैं। उनकी कविताओं को भी मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो क्या है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में हुआ। केदार जी प्रगतिवादी काव्यधारा के विशिष्ट कवि हैं। उनकी कविताओं को मुख्यतः दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, राजनैतिक काव्य और प्रकृति प्रेम और समाज संबंधी काव्य। तो एक राजनैतिक काव्य होगा और एक प्रकृति प्रेम और समाज संबंधी का। पहली धारा की कविताएं मुख्यतः कहे केदार खरी खरी में संग्रहित करी गई है। कहे केदार खरी खरी में संग्रहित करी गई है। विचारों से मार्क्सवादी होने के कारण उन्होंने आरंभ से ही शोषण, दमन और अत्याचार का विरोध किया है। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन केदार का सपना जनवादी सरकार की स्थापना में निहित था। वे सच्चे अर्थों में जनवादी हैं। आज़ादी के पहले तथा बाद की स्थितियों का दस्तावेज उनकी कविताओं में मिल जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी हुई हैं। इन कविताओं के बारे में बराबर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता रहा है और अब भी लगाया जाता जा रहा है, लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब वक्तव्य में कविता और कविता में रूपवाद देखा जाता है। कहा जाता है कि उसकी राजनीतिक कविताएं ही असली जनवादी कविताएं हैं। प्रकृति और प्रेम संबंधी कविताओं पर रूपवाद का प्रभाव है। इस तरह के सरलीकरण से केदार की कविताओं का मूल्यांकन गड़बड़ हो जाता है। प्रकृति और प्रेम की कविताओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उन पर कवि की वैश्विक दृष्टि का प्रभाव अवश्य परिलक्षित होता है। राजनीतिक कविताओं की सपाट बयानी से वे बच जाती हैं। रूप के महत्व को अब तो मार्क्सवादी भी स्वीकार करने लगे हैं। कुछ राजनैतिक या दस्तावेजी कविताओं की जांच कर ली जाए वे कितनी कविताएं हैं। कुछ उद्धरणों से यह अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। काटो 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 अरबी, मारो मारो हंसिया, हिंसा और हिंसा क्या है, जीवन से बढ़कर हिंसा क्या है। अगला है डंका बजा गांव के भीतर, सब चमार हो गए इकट्ठा, एक उठा बोला दहाड़ कर, हम 50 हैं पर हाथ 100% हैं, 100 हाथों से एका का फल बहुत बड़ा है, हम पहाड़ को भी उखाड़ रख सकते हैं। सिपाही का डंडा तोड़ता है अंडा, शांति का दिया हुआ, अंडे से निकल आया असंतोष, भभक उठा रोष, लहर उठा झंडा क्रांति का। यदि कोई इसे प्रतिबद्ध कविता कहे तो कौन रोक सकता है। यदि कोई जनवादी कहे तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। जीव है तो कुछ भी कह सकता है। यदि इसके लिए कोई नया काव्य शास्त्र गढ़े तो क्या मम्मट मना कर सकते हैं। क्रांति का परचम फहराने वाली कविताओं के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है, क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। इन सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की कामना कहाँ तक वर्तमान परिवर्तन के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक अनुवृत्त है नहीं कहा जा सकता। तो यह परिभाषा जो कि शुक्ल जी ने कहा है उसको आप नोट्स कर लें। मुक्ति बोध के बारे में केदार का विचार है कि उन्होंने जनतांत्रिक चेतना का मार्ग प्रशस्त नहीं किया। क्या जनतंत्र के नाम जाप से उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। केदार की राजनीतिक कविताओं की कमजोरी यही है कि उन्होंने मन मंथन नहीं किया। मन में कोई द्वंद्व नहीं, क्रांति के मार्ग में कोई अवरोध नहीं, जब चाहा जैसे चाहा क्रांति की नकेल पकड़कर ले आ दिया गया। सन 1967 में उन्होंने आज का लेखन में कहा था, आज का लेखन आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है।
आज का लेखन बंदूक मार लेखन छाप की कविताएं नहीं हो सकती। इस प्रकार के बंदूक मार लेखन ने प्रगतिवादी काव्य के विकास को अधिक क्षतिग्रस्त किया है, उनसे भी अधिक जो लोग खुलकर इसका विरोध करते रहे। बंदूक कुमार लेखन का प्रभाव इस तरह पड़ा कि हिंदी कविताओं में पिस्तौल मार लेखन या बुलेट कविता लिखे जाने लगी। तिलछिन ताबड़तोड़ कटाकट। जो लोग ध्वनि सौंदर्य और जनतांत्रिक चेतना देखते हैं वे लोग धन्य हैं। जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमिंता नंदन पंत हैं। फिर भी दोनों में देश काल का अंतर है। पंत की प्रकृति मुख्यतः पहाड़ी और केदार की मैदानी बुंदेलखंडी। पंत की प्रकृति कोमल और ऐन्द्रजालिक है तो केदार की सहज आत्मीय और किसानी। नीम और पलाश पर पंत ने भी लिखा है और केदार ने भी, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। एक में रूप रंग की बहार है तो दूसरे में विकराल बनखंडी दुल्हन बन जाती है। पलाश ढाल लिए रण में खड़े हैं। बरगद, इमली, सेमल के पुरनिया पेड़, धतूरा और बेल पर कोई किसान कभी ही लिख सकता है। चंद गहना से लौटती बेर में कभी खेत की मेर पर बैठा देख रहा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सचकर खड़ा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है इस विजन में, दूर व्यापिक नगर में। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। व्यापारिक नगर का प्रेम व्यावसायिक होता है। प्रेम भी उपभोक्ता समाज की वस्तु बन जाता है। उपजाऊ में कई अर्थों का संश्लेष है। थोड़ा हवा का उद्यमी स्वरूप तो देखिए। चढ़ी मेड़ महुआ, तफातप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कूं, उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँों में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। स्वच्छंदता का कितना उल्लासमय और गत्यात्मक किसानी स्वरूप है। केन नदी तो उनके तन मन में ऐसी रची बसी है जैसे पीपल के पत्तों में फैली। तो केन नदी का कवि कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल को। केन नदी उनके तन मन में बसी है जैसे पीपल के पत्तों में फैली हुई नसें। कभी वह रेत पर बैठता है, कभी उसकी तेज धार देखता है, कभी नदी में डूबते सूर्यास्त का दृश्यावलोकन करता है, कभी उसकी उदासी देखकर लौट आता है, कभी उसकी तड़प देखकर स्वयं तड़प उठता है। कभी केन चित्रण में भी प्रच्छन्न रूप से भद्रलोक का विरोध तथा यथास्थिति से संघर्ष है। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा हूँ घूसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी। आज नदी बिल्कुल उदास थी। केन किनारे पलथी मारे, केन हमारी तड़प रही है। आदि कविताएं केन से ही संबंध है। नदी और उसके पानी पर इतनी ढेर कविताएं शायद ही किसी ने लिखी हो। केन स्नान का एक अत्यंत सादा किंतु मनोरम दृश्य है। चली गई है कोई श्यामा आंख बचाकर, नदी नहाकर कांप रहा है अब तक व्याकुल बिकल नील जल। केदार को जनता के नदी और अपनी पत्नी से बेहद प्यार है। पत्नी के प्रति, हे मेरी तुम आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें, एक दूसरे को निहार के जीने का अभ्यास करें। हे मेरी तुम आओ बैठे इसी रेत पर, हमने तुमने जिस पर चलकर उम्र गंवाई। एक मैं में द्वैत से अद्वैत होकर वाक्य पूरा कर रहा हूँ, क्रिया करता कर्म से भव भर रहा हूँ। इस तरह के निश्चल राग का अपना महत्व होता। प्रेयसीवादियों के युग में ऐसा निर्व्याज प्रेम दुर्लभ होता जा रहा है। इस अनास्थावादी युग में केदार ने अनास्था पर आस्था का शिलालेख किया है। नितांत मौन किंतु सार्थक और सजीव, कर्म के कृतित्व की सूर्याभिमुखी अभिव्यक्ति, मृत्यु पर जीवन के जय की घोषणा, अपने दोस्त के प्रति उनकी कामना उनके आस्थावाद का ही प्रमाण है। हम जिए न जिए दोस्त, तुम जियो एक नौजवान की तरह, खेत में झूम रहे धान की तरह। हम जिए न जिए दोस्त, तुम जियो अजय इंसान की तरह, मरण के इस रण में आमरण आकड़ तनी कमान की तरह। केदार के शब्दों को अतिक्रमित करने, अनकहा को कहा मानने में विश्वास नहीं करते। वे इसे आयातित सिद्धांत मानते हैं। अशब्द की स्थिति में उन्हें अस्वीकार है। इस स्थिति में आदमी विस्थापित होता और संप्रेषण की घटनाएं पैदा होती हैं।
यह केदार की अपनी विशेषता भी है और कलागत कमजोरी भी। इन कमजोरियों और विशेषताओं को उसके काव्य संग्रहों की युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, हे मेरी तुम, आत्मगंध आदि में देखा जा सकता है। तो यह थे केदारनाथ अग्रवाल। अगले कवि हैं त्रिलोचन। तो इसको दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।